हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में जो है वो पढ़ना है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के जो है वो देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री और केमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप जो है वो चैनल पर विजिट कीजिए। आपको जो है वहाँ पर हर सब्जेक्ट का जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। अगर आप में से कोई जो है वो बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किया है, उसके लिए मैं जो है वो हर रोज़ जीके का 50 क्वेश्चन जो है वो करवाता हूँ। तो आप अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो आज शुरुआत करते हैं इसका जो है थ्योरी सेक्शन। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान जो है वो किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्ता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सरकार का, जो केंद्र सरकार होता है उसका सर्वोच्च जो है वो विधि के अधिकारी होता है। आर्टिकल 76(1) में जो है भारतीय संविधान में यह बतलाया गया है। और राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। और वो कौन व्यक्ति होगा? तो वह व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने का जो है वो अहर्ता रखता है। यानी कि जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने का क्वालिफिकेशन है, अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसको जो है महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। अगला है इसमें पॉइंट की अनुच्छेद 76 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्सम्य प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। अगला है अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार जो है वो होगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक जो है वो प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति जो है वो अवधारित करे। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का जो है वो अधिकार है। यानी कि महान्यायवादी का जो है वो किसके कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 88 में दिया गया है। लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। यानी कि महान्यायवादी जो है वो संसद के दोनों सदनों का कार्यवाही में शामिल तो हो सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार जो है वो महान्यायवादी को नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी जो है वो केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी होता है, वहीं महाधिवक्ता जो है वो राज्य सरकार का होता है। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर परामर्श देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार जो है वो होता है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद जो है वो धारण करेगा। यानी कि जो एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राज्य का राज्यपाल करता है, और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। अगला है आपका अनुच्छेद 148(1) में क्या कहा गया है? तो जो आपका अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करेगा।
यानी कि जो कैग, जिसको इंग्लिश में जो है वो कैग कहा जाता है, 148 के तहत जो है वो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी कि अगर महालेखा परीक्षक को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को अगर पद से हटाना है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की विधि है, जो तरीका है, उसी के द्वारा जो है वो कैग को हटा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से जो है वो हटाया जाता है। अगला है आपका अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के, भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कैग को, जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, अगर उसको अपने पद से हटा दिया जाता है तो वह किसी अन्य पद और किसी राज्य के अधीन किसी अन्य पद पर जो है नहीं जा सकता है। जो कैग का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उतना तक होता है। यानी कि 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष। इसको लोक लेखा समिति का आँख व कान जो है वो कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति का आँख और कान जो है किसको कहा जाता है? तो कैग को कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों को निर्धारित करता है। यानी कि कैग का क्या कर्तव्य है, क्या जो है वो शक्ति है, वो आर्टिकल 149 में दिया गया है। और 151 के अनुसार भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो आपका प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो आप रिपोर्ट देगा कैग, वह किसको देता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 151, और जो कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है वो रखवाएगा कौन? तो राष्ट्रपति। अगला है आर्टिकल 151(2) के अनुसार नियंत्रण महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक यानी कि कर्तव्य, शक्ति, सेवा अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट पहला, वित्तीय लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट जो है वो आपका कैग प्रस्तुत करता है। 3 प्रकार के जो है वो आपका 3 लेखा जो है वो परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है कैग। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर जो है वो रखता है। यानी कि जो यह 3 प्रकार का जो लेखा परीक्षक देता है, कैग रिपोर्ट देता है 3 प्रकार से, तो वो राष्ट्रपति जो है वो सदन के दोनों सदनों में जो है वो आपका सभा पटल पर रखता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने महान्यायवादी, महाधिवक्ता और आपका कैग के बारे में कुछ जो है वो थ्योरी सेक्शन देखे कि किस किस आर्टिकल में आते हैं, क्या उनका कर्तव्य है। आइए चलिए हम लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम तक जो है अच्छी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो है वो सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा।
पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन जो है वो परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, वो भारत सरकार को जो है वो देता है। आर्टिकल 76(2) के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना जो है वो पद जो है वो धारण करता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है अपना पद धारण करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के जो महान्यायवादी को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने अभी थ्योरी सेक्शन में पढ़ा भी है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है वो आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है? तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी जो है वो महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी के रूप में जो है आपका जाना जाता है भारत के महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के तहत जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। भारत सरकार का मुख्य विधिक परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधिक सलाहकार होता है। तो भारत सरकार का जो है वो विधिक सलाहकार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो वो आपका जो है वो महान्यायवादी का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के किसी भी अगर न्यायालय में राज्य क्षेत्र में जो है वो न्यायालय में सुनवाई हो रहा है तो उसका अधिकार जो है आपका महान्यायवादी को है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में विचार करें। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दूसरा बोल रहा है कि उसमें क्या वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तीसरा कह रहा है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तीसरा है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे जो है वो हटाया जाता है। तो आइए इसका हम लोग जो है आंसर देखते हैं। इसका ए नंबर आंसर होगा। 1 और 2 जो है वो सही है कि उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उसका योग्यता वही होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का योग्यता है। तीसरा में कह रहा है कि उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो है वो जरूरी नहीं है कि किसी भी संसद का सदस्य हो और उसे महाभियोग द्वारा जो है वो नहीं हटाया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है, आइए इसका व्याख्या हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है या फिर बोल सकता है भाग वो वहाँ पर ले सकते हैं, किंतु अपना मत वो नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल आपका 88 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है वो अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(4) के तहत राष्ट्रपति को उसे पद युक्त करने का अधिकार जो है वो भी है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। दूसरा है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगा। तो इसमें से वो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल एक आपका जो है वो सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो भारत का महान्यायवादी है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वो देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो आशा करूंगा कि आपको ये जो है वो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर भारत के महान्यायवादी के बारे में जो है वो बतलाना है। लोकसभा की कार्यवाही में यह भाग ले सकते हैं। दूसरा है कि लोकसभा की किसी समिति का सदस्य वो हो सकता है। लोकसभा में वो बोल सकते हैं और लोकसभा में मतदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि 1 और 2 3 जो है वो सही है, लेकिन लोकसभा में जो मतदान का अधिकार है वो नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के अनुसार वह मत का हकदार जो है वो नहीं है। तो इस तरह से 1 2 3 सही है और चौथा कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किससे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को संसद को जो है संबोधित करने का अधिकार है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में कौन भाग लेता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा कि भारत के महान्यायवादी जो है भाग लेते हैं। वो संसद के किसी भी सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन वो भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है यह अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन में जाकर के वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार जो है वो किसी भी संसद में जो है वो नहीं है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हर एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका जो है वो अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक गैर संसद के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो आपका कौन कौन ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी जो है वो दोनों भाग ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए और सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं है और यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है और उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार भी है और मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है वो सी सही नहीं है और डी भी इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए प्रश्न विकल्प में सी के साथ साथ विकल्प डी भी सही नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी सही है रहता तो विकल्प जो है वो सी रहता, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है आपका जो है कानूनी सलाहकार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त
भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी भी होते हैं। इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। तो हम लोग जो है आज 20 नंबर तक ही क्वेश्चन करेंगे इसका। इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन है, अगला 30 क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जो है वो जीके का स्पेशल 50 क्वेश्चन हर रोज़ जो है करवाता हूँ, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। सभी का मैं जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।